हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे चैनल पे। हम लोग आज बात करने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में। हम लोग पहले ही जो देखे थे पहले के वीडियो में, यहाँ पे हम लोग प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल के बारे में देख चुके हैं और उसके बाद हम लोग प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल भी देख चुके हैं। यहाँ पे हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। उसके पहले हम लोग के पास इंटेक्स कुछ क्वेश्चन है, उसको हम लोग पहले देख लेते हैं। जैसे ये जो 7.4 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया हुआ शो हाउ आर द फॉलोइंग अल्कोहल प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ सुटेबल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑन मिथेनॉल। जैसा कि हम लोग पहले ही देख चुके हैं, जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ जब मिथेनॉल का रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होता है, ये मिथेनॉल है। मिथेनॉल में ऐसे आपका ये फंक्शन कार्बोनाइल फंक्शन ग्रुप है, यहाँ पे आपको HCHO। इसमें क्या होता है कि ये जो CO ग्रुप है ये इस पे अटैक करता है। ये आपका अल्काइल जो होता है आपका, इसका जो इलेक्ट्रोफिलिक ये न्यूक्लियोफिलिक जो आपका R है, अल्काइल ग्रुप है, ये इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर अटैक करता है। और अटैक करने के बाद यहाँ पे जो CO ग्रुप है ये कन्वर्ट हो जाते हैं, पहले एडक्ट बनाते हैं और बाद में जो अल्कोहल में ये कन्वर्ट हो जाता है। ये जो अल्कोहल में कन्वर्ट होता है दोस्तों, ये जो आपको कार्बोनाइल कार्बन है यही अल्कोहल में कन्वर्ट होता है। और ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का R ग्रुप है ये जस्ट सब्स्टिट्यूएंट की तरह यहाँ पे ऐड हो जाता है। अगर हम लोग मिथेनॉल यहाँ पे लेते हैं तो सिंपल यहाँ पे H है और ये CH2OH में कन्वर्ट हो जाता है और ये जो R ग्रुप है ये सीधे पीछे से लग जाता है। तो यानी कि हम लोगों के पास जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ये मिथेनॉल है। मिथेनॉल के साथ में रिएक्शन करवाते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। कौन सा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेंगे तो प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये जो CH2OH यहाँ पे दिख रहा है दोस्तों, ये CH2OH के अलावा जो बचा यही तो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का पार्ट। तो ये CH2OH ये कन्वर्ट हो जाता है आपका मिथेनॉल वाला। तो ये R हम लोग को बस बताना है, तो ये इजीली हम लोग यहाँ से बता पाएंगे। और दूसरा कार्बन रहता है, जैसे अल्काइल ग्रुप है, कीटोन है, तो उसमें अलग से जुड़ जाता है। लेकिन यहाँ पे मिथेनॉल में इजीली जो है ना आपको यहाँ पे अल्काइल वाला जो पार्ट होता है ये सिर्फ और सिर्फ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से ही आता है। तो इधर कोई दिक्कत नहीं, इधर तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा बढ़ जाता है, लेकिन यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल जो है ना R ग्रुप ही यहाँ पे ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे इस क्वेश्चन में, यहाँ पे तो CH2OH ग्रुप को अगर आप छोड़ दीजिए, ये जो मिथेनॉल है ये आपको जब रिएक्शन करता है, ये जो मिथेनॉल है ये मिथेनॉल आपको रिएक्शन करने के बाद सिंपल पहले एडक्ट बनाया है, ये आपका एडक्ट है। एडक्ट के बाद आपको जो है ना यहाँ पे अल्कोहल में कन्वर्ट हुआ है। तो ये जो आपका अल्कोहल में कन्वर्ट हुआ है, ये आपका अल्कोहल जो बना है ये आपको इधर देखिए, ये MgBr के अलावा जो R वाला पार्ट है यही है। यहाँ पे जो R है CH2OH छोड़ने के बाद बनता है, यहाँ से भी आप देख सकते हैं, ये यहाँ से आपको R वाला पार्ट इतना ही होगा। ये CH2OH को छोड़ दीजिए तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये वाला जो है ना R यहाँ पे लगा देंगे, MgBr लगा देंगे, तो आराम से जो है ना हम लोग का ये प्रोडक्ट मिल जाता है। इसी तरह से इधर देखेंगे, ये वाला CH2OH छोड़ने के बाद यहाँ पे क्या बचता है, ये आपको हेक्साइल ग्रुप बचता है, साइक्लोहेक्साइल वाला। तो ये साइक्लोहेक्साइल में MgBr लगा देंगे, तो यहाँ पे हमारा एडक्ट बनने के बाद ब्रोमाइड साइक्लोहेक्साइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बना, और मैग्नीशियम ब्रोमाइड के बाद जब हाइड्रोलाइसिस उसको करवा देंगे तो ये जो है ना हाइड्रोलाइसिस के बाद आपको क्या देता है, साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल देता है। तो ये बस याद रखना है आपको कि कैसे कैसे जो है ना यहाँ पे रिएक्शन हुआ था। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे OMgX के साथ में यहाँ पे एडक्ट बना हुआ है, और यहाँ पे जो है ना आपको हाइड्रोलाइसिस करने के बाद, यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस करने के बाद अल्कोहल मिला है। और यहाँ पे जो अल्काइल ग्रुप है, यहाँ पे अल्काइल ग्रुप में यहाँ पे जुड़ गया R ग्रुप, और यहाँ पे जो कार्बन था यहाँ पे 2 ग्रुप फ्री है तो फ्री ही रहेगा। तो मिथेनॉल है तो मिथेनॉल में दोनों जगह हाइड्रोजन होगा, तो यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, तो CH2OH यहाँ पे हम लोग इसमें ले लेते हैं। अगर मिथेनॉल रहता तो मिथेनॉल में यहाँ पे भी हाइड्रोजन होता है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन होता, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, CH2OH हम लोग यहाँ पे बोलते हैं। और ये R ग्रुप जो है ना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आया हुआ है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नेक्स्ट भी सही है आपका, इसमें भी साइक्लोहेक्साइल यहाँ पे होगा, और यहाँ पे हम लोग को प्रोडक्ट में आपको साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल मिल जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों 7.5 में, ये आप देखिए, ये जो 7.5 नंबर क्वेश्चन है, इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पे हम लोग एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन करवा रहे हैं। हम लोग ये प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में पहले ही देख चुके हैं। सबसे फर्स्ट जो प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम एल्कीन था, इसमें ही हम लोग देख चुके हैं ये मार्कोनिकोव रूल को फॉलो करता है। यानी कि मार्कोनिकोव रूल वो होता है जहाँ पे हाइड्रोजन ज्यादा होता है वहां पे जाकर के हाइड्रोजन जोड़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये जो एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन हम लोग पढ़े हैं, ये आपका है एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन। इसमें हम लोग देखते हैं कि ये जो H ग्रुप है वहां जाके जुड़ेगा जहाँ पे H ज्यादा होगा। ये तो सिमेट्रिकल है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, अनसिमेट्रिकल वाला में आता है प्रॉब्लम। तो यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे इधर एल्कीन में इधर 1 हाइड्रोजन है, इधर 2 हाइड्रोजन है, तो जहाँ पे हाइड्रोजन ज्यादा है वहाँ पे क्या होगा, ज्यादा हाइड्रोजन के पास जाके ज्यादा हाइड्रोजन यहाँ पे नीचे जुड़ गया है। और यहाँ पे जो CH है, यहाँ पे CH के केस में क्या होता है, यहाँ पे जो CH है कम हाइड्रोजन है, तो कम हाइड्रोजन के पास में जाकर के OH जो है ना आपका जुड़ जाएगा।
तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था दोस्तों ये भी, तो आराम से जो है हम लोग जो है ना आपका मार्कोनिकोव रूल को फॉलो कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे देखने, यहाँ पे भी मार्कोनिकोव रूल फॉलो हो गया, जहाँ पे एच ज़्यादा था वहाँ पे एच बाहर लग गया और यहाँ पे बीच वाला में ओ एच लग गया। यहाँ पे जो है दो फंक्शनल ग्रुप है, एक कीटोन है और एक आपका ईस्टर है। NaBH4 जो है ना माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, ये सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन को जो है ना रिड्यूस कर पाएगा, ये जो है ना आपको ईस्टर को रिड्यूस नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे ईस्टर को हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे और ये जो कीटोन है इसको हम लोग अल्कोहल में कन्वर्ट कर लिए हैं। यहाँ पे भी सेम टू सेम यही हुआ है कि यहाँ पे एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड और कीटोन को तो इजीली कर देगा रिड्यूस, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट जो है ना रिड्यूस करने के बाद जो है ना आपको यहाँ पे अल्कोहल दे देगा। तो यहाँ पे ये दोनों क्वेश्चन था दोस्तों। अब हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी में बात करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी में जैसा कि हम लोग पहले हाइड्रोकार्बन में भी, अल्काइल हैलाइड में भी बहुत जगह पे हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टी जो होता है जैसे बॉइलिंग पॉइंट है, डेंसिटी है, सॉल्युबिलिटी है, ये सब जो होता है नंबर ऑफ कार्बन पे भी डिपेंड करता है। नंबर ऑफ कार्बन जितना बढ़ेगा उतना ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, लेकिन ब्रांचिंग बढ़ने के साथ में बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करता था, ये हम लोग पहले भी बहुत जगह देख चुके हैं। तो यहाँ पे यही है, अल्कोहल एंड फिनॉल कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट। यहाँ पे दो पार्ट होता है, एक आपका अल्कोहल वाला में होता है अल्काइल पार्ट, आपका जो फिनॉल है इसमें एराइल ग्रुप होता है एंड ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। यानी कि दो पार्ट होता है, एक अल्काइल या एराइल ग्रुप होता है और एक OH ग्रुप लगा रहता है, अल्कोहल हो या फिनॉल हो। ये जो प्रॉपर्टी है अल्कोहल एंड फिनॉल का, ये चीफली ड्यू टू द हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यानी कि ये जो प्रॉपर्टी है ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप के कारण इसका जो है ना बहुत सारा प्रॉपर्टी जो है डिपेंड करता है। द नेचर ऑफ अल्काइल एंड एराइल ग्रुप सिंपली मॉडिफाई दिस प्रॉपर्टी, और इस पे भी डिपेंड करता है, अल्काइल और एराइल ग्रुप पे भी डिपेंड करता है और OH ग्रुप पे ही डिपेंड करता है, क्योंकि ये दो ही प्रॉपर्टी कंटेन करता है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बात करेंगे बॉइलिंग पॉइंट के बारे में दोस्तों। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? कार्बन एटम बढ़ने के साथ बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल इंक्रीजेज विथ, बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे बढ़ रहा है विथ इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। बॉइलिंग पॉइंट आपको इंक्रीज करेगा नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ने के साथ में, क्योंकि वंडरवाल फोर्स जो है ना इंक्रीज कर जाता है। अल्कोहल में बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाएगा, इंक्रीज ऑफ ब्रांचिंग इन कार्बन चेन बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन वंडरवाल फोर्सेज विथ डिक्रीज इन सरफेस एरिया। तो ब्रांचिंग आपका जो है ना होने से यहाँ पे आपका बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाता है अल्कोहल का। और यहाँ पे हम लोग एक चीज और याद रखेंगे, ये जो OH ग्रुप अल्कोहल फिनॉल में लगा हुआ है ये आपको इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बताता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है, तो इसके कारण क्या होता है यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा हो जाता है। ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग अल्कोहल एंड फिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा हो जाएगा। कंपेरेबल मोलिकुलर मास का दूसरा कोई ग्रुप है उसमें, जैसे आपका हाइड्रोकार्बन है, जैसे आपका ईथर है, जैसे आपका एल्डिहाइड है, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट इतना में सबसे ज्यादा जो है ना बॉइलिंग पॉइंट इसका आपको अल्कोहल का हो जाएगा। तो यहाँ पे यही है, यहाँ पे आपका बॉइलिंग पॉइंट देखने को मिलता है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट हो रहा है। It is interesting to note that boiling point of alcohol and phenol are higher in comparison to other classes of compound, namely hydrocarbon, ether, haloalkane, haloarine of comparable molecular masses. कंपेरेबल मोलिकुलर मासेज के दूसरे जो आपके कंपाउंड है, क्लास के कंपाउंड है, उसमें सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट जो है ना अल्कोहल और फिनॉल में देखने को मिलता है दोस्तों। यहाँ पे इथेनॉल है, यहाँ पे प्रोपेन है। इथेनॉल और प्रोपेन का मोलिकुलर मास तो सिमिलर है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ जो है ना इथेनॉल का सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और प्रोपेन का उसमें कम हो जाएगा। अगर हम लोग ईथर की बात करेंगे, ईथर मतलब मिथॉक्सी मीथेन है, ये जो ईथर है इसमें बात करेंगे जब दोस्तों, तो ये दोनों के बीच में होता है, अल्कोहल से कम होता है लेकिन हाइड्रोकार्बन से ज्यादा होता है। यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे इथेनॉल है, अल्कोहल में आपका जो है 351 है, सबसे ज्यादा है। और यहाँ पे हम लोग बात करेंगे हाइड्रोकार्बन में सबसे कम है, 231 है, प्रोपेन है हाइड्रोकार्बन। लेकिन हम लोग जब यहाँ पे देखेंगे मिथॉक्सी मीथेन है, तो मिथॉक्सी मीथेन में क्या हो जाएगा, दोनों के बीच में हो जाएगा, 248 हो जाएगा। The high boiling point of alcohol are mainly due to presence of intermolecular hydrogen bonding in them, which is lacking in ether and hydrocarbon। तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को यहाँ मिल रहा है, ये आपको ईथर में और हाइड्रोकार्बन में एब्सेंट रहता है, इसीलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल का सबसे ज्यादा हो जाएगा, और उससे कम हो जाएगा आपका ईथर का, उससे भी कम हो जाएगा आपको हाइड्रोकार्बन का। हम लोग अब बात करेंगे सॉल्युबिलिटी के बारे में बात करेंगे दोस्तों। यहाँ पे जो आपका सॉल्युबिलिटी है, ये सॉल्युबिलिटी जो है ना यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे डिपेंड कर रहा है। ये जो सॉल्युबिलिटी है अल्कोहल एंड फिनॉल में सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगा, क्योंकि ये वाटर मॉलिक्यूल साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन कर लेंगे। सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल इन वाटर इज ड्यू टू द एबिलिटी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ पे एबिलिटी है हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करने का विथ वाटर मॉलिक्यूल के साथ में।
ये जो सॉल्युबिलिटी है डिक्रीज करेगा दोस्तों जैसे जैसे इंक्रीज इन साइज ऑफ अल्काइल और एराइल ग्रुप बढ़ता है, क्योंकि ये जो आप साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप देख रहे हैं ये वाटर रिपेलिंग है। ये आपको अल्काइल ग्रुप जो है ना वाटर को अट्रैक्ट नहीं करते हैं, ये वाटर रिपेलिंग ग्रुप है, हाइड्रोफोबिक पार्ट है ये। तो हाइड्रोफोबिक पार्ट के कारण क्या हो जाता है, इसका हाइड्रोफोबिक पार्ट के कारण क्या हो जाता है, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाता है। ज़्यादा हाइड्रोफोबिक पार्ट है, बड़ा अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है अल्कोहल में, तो उसका सॉल्युबिलिटी वाटर में कम हो जाएगा। छोटा अल्काइल ग्रुप है तो इजीली सॉल्युबल हो जाएगा। यहाँ पे हाइड्रोफोबिक पार्ट अल्काइल ग्रुप है, ये जो है ना उसको सॉल्युबल होने में प्रॉब्लम करता है। सेवरल ऑफ द लोअर मोलिकुलर मास वाला जो अल्कोहल है ये इजीली जो है ना वाटर में सॉल्युबल हो जाएंगे दोस्तों। यहाँ पे जो एग्जाम्पल नंबर 77.3 है, इसमें हम लोगों को करना क्या है, इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट में अरेंज करना है। आप सबसे पहले देखिए पेंटेन 1 ऑल है, ब्यूटेन 1 ऑल है, ब्यूटेन 2 ऑल है, इथेनॉल है, प्रोपेन 1 ऑल है, मिथेनॉल है। इतना को हम लोगों को अरेंज करना है। सबसे पहले सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन पेंटेन 1 ऑल में है, तो सबसे ज्यादा पेंटेन 1 ऑल का बॉइलिंग पॉइंट आपको हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर में देखिए सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट पेंटेन 1 ऑल का है, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट पेंटेन 1 ऑल का हो जाएगा। इसके बाद हम लोग आएंगे यहाँ पे मिथेनॉल वाला जो है 1 कार्बन का सबसे कम हो जाएगा इसका, इससे ज्यादा इथेनॉल का हो जाएगा 2 कार्बन का। मिथेनॉल इथेनॉल का हो गया है, तो आपका पेंटेन 1 ऑल को हो गया। इससे पेंटेन से 1 कम है ब्यूटेन का, तो यहाँ पे ब्यूटेन का इससे कम हो जाएगा। यहाँ पे ब्यूटेन के बाद आता है ब्यूटेन 2 ऑल है, इथेनॉल है, प्रोपेन 1 ऑल है, मिथेनॉल। मिथेनॉल का सबसे कम, उससे ज्यादा इथेनॉल का हो जाएगा, उससे ज्यादा प्रोपेन 1 ऑल का हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे प्रोपेन 1 ऑल का उससे ज्यादा हो जाएगा, तो उससे ज्यादा ब्यूटेन 2 ऑल का हो जाएगा। इसके बीच में आ जाएंगे, क्योंकि इससे ज्यादा होगा इसका, और ब्यूटेन 1 ऑल से कम होगा ब्यूटेन 2 ऑल का, क्योंकि बीच में आपका OH लगेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे इस तरह से कुछ देखने को मिलेगा, और आराम से हम लोग जो है ना इसका जो है ना बॉइलिंग पॉइंट बता दिए। इसके बाद हम लोग दोस्तों सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें पेंटेन 1 ऑल है, एन ब्यूटेन है, पेंटेनल है, इथॉक्सी इथेन है। यहाँ पे आपका फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है दोस्तों। तो सबसे पहले आपको एक चीज याद रखना पड़ेगा कि अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, इसीलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है, मुझे पहले से ही पता है। तो यहाँ पे अल्कोहल का पेंटेन 1 ऑल है, तो पेंटेन 1 ऑल का सबसे ज्यादा हो गया है। यहाँ पे पेंटेन 1 ऑल का सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट हो गया है। ये जो हाइड्रोकार्बन होता है, यहाँ पे एन ब्यूटेन हाइड्रोकार्बन है, इसमें वीक वंडरवाल फोर्स लगता है फोर्स, तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है बहुत ही ज्यादा कम होता है दोस्तों। तो यहाँ पे सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट एन ब्यूटेन का हो गया। अब बात आता है आपका पेंटेनल में और इथॉक्सी इथेन में। ये जो पेंटेनल है और इथॉक्सी इथेन में, ये जो आपका एल्डिहाइड और कीटोन फंक्शनल ग्रुप होता है दोस्तों, इसमें आपका CO फंक्शनल ग्रुप होता है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन फंक्शनल ग्रुप होता है। यहाँ पे इस दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज्यादा हो जाता है, पोलर है। और ईथर में जो होता है सिंगल बॉन्ड ROR होता है यहाँ पे दोस्तों, ROR होता है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे देखिए ये CHO है। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पे COH हो जाएगा। तो यहाँ पे जो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में ज्यादा पोलर नेचर होता है, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बोल सकते हैं। और यहाँ पे ईथर में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो इसीलिए हमेशा आपका जो है ना एल्डिहाइड और कीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा, ये आपको हमेशा ईथर से ज्यादा हो जाएगा। इसके बारे में दोस्तों हम लोग आगे भी बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड में, और कीटोन में भी इसको देखेंगे। एल्डिहाइड कीटोन का फिजिकल प्रॉपर्टी जब आएगा तो वहां पे भी इसके बारे में बात करेंगे डिटेल में। यहाँ पे बस याद रखना है कि एल्डिहाइड का जो बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा ये आपका ईथर से ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका एल्डिहाइड है, ये पेंटेनल हो गया, इसका बॉइलिंग पॉइंट ईथर से ज्यादा हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग पेंटेनल को आगे लिखेंगे, इथॉक्सी इथेन को इसके बाद लिखेंगे। यहाँ पे दोस्तों हम लोग आते हैं अब केमिकल रिएक्शन के बारे में। ये जो आपका केमिकल रिएक्शन हो रहा है अल्कोहल का, हम लोग जो देख रहे हैं अभी, अल्कोहल का केमिकल रिएक्शन, हम लोग को सिर्फ एक चीज याद रखना है कि यहाँ पे क्या होता है कि अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम करता है, अल्कोहल इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी काम करता है। ये आपका अल्कोहल जो है ना वर्सेटाइल कंपाउंड, अल्कोहल और वर्सेटाइल कंपाउंड, दे रिएक्ट बोथ एज न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल। ये जो बॉन्ड होता है OH के बीच का टूटता है व्हेन अल्कोहल रिएक्ट विथ न्यूक्लियोफाइल, यानी कि अगर अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा तो OH के बीच में बॉन्ड टूट रहा है दोस्तों। यहाँ पे देखिए जो अल्कोहल है इसमें जो OH है ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है ये रिएक्शन कर देगा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर जो कार्बन का है वहां पे, और ये जो लोन पेयर है इसको दे करके बॉन्ड फॉर्मेशन कुछ इस तरह से कर देगा। और यहाँ पे जो आपका बना है ये आपको H+ जो है ना रिमूव हो जाएगा, कंपाउंड से बाहर चला जाएगा और ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे अल्कोहल जो है न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है, अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है, इसीलिए आपका OH बॉन्ड यहाँ पे टूट रहा है।
नेक्स्ट है अगर अल्कोहल इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, तो अल्कोहल इलेक्ट्रोफाइल की तरह जब काम करता है दोस्तों, तो यहाँ पे CO बॉन्ड का टूटता है, ब्रोकन होता है। ये बॉन्ड बिटवीन CO इज ब्रोकन व्हेन दे रिएक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। प्रोटोनेटेड अल्कोहल रिएक्ट इन दिस मैनर। तो यहाँ पे आपका अल्कोहल है, यहाँ पे पहले हम लोग प्रोटोनेटेड अल्कोहल बना लिए हैं। ये जो प्रोटोनेटेड अल्कोहल है ये आपका बेस के साथ रिएक्शन किया है, और रिएक्शन करने के बाद आपको पानी जो है ना बाहर निकल गया H2O, और यहाँ पे जो है ना हम लोग को इस तरह से अल्काइल हैलाइड बन गया। तो यहाँ पे OH बॉन्ड टूटा था पहले, न्यूक्लियोफाइल की तरह जब काम करता था, और यहाँ पे आपका कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड टूटता था। यहाँ पे ये वाला बॉन्ड पहले टूटा था, और अभी जो टूटा है ये वाला बॉन्ड टूटा है। तो ये याद रखना है दोस्तों। यहाँ पे हम लोग जो है ना नेक्स्ट बात करेंगे, बेस्ड ऑन द क्लीवेज ऑफ OH एंड CO बॉन्ड द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल में बी डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप। हम लोग इस रिएक्शन को 2 ग्रुप में बांटते हैं। एक बार में न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा अल्कोहल, और उसका सेकंड में आपका इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे हम लोग जो फर्स्ट देख रहे हैं, यहाँ पे अल्कोहल एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा दोस्तों। तो इसमें क्या होता है, OH बॉन्ड का ब्रेक होता है। यहाँ पे आप देखिए सबसे फर्स्ट जो रिएक्शन है, रिएक्शन विथ मेटल्स, हम लोग एसिडिटी ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल की इसमें बात करते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं, उसका अल्कोहल एंड फिनॉल का। तो ये जो मेटल के साथ जब हम लोग रिएक्शन करवाते हैं, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले मेटल जैसे सोडियम हो गया, यहाँ पे आपका पोटेशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, इस सब के साथ रिएक्शन करवाते हैं जब अल्कोहल का, तो यहाँ पे सोडियम एल्कोक्साइड बनता है, और H प्लस जो है ना ये दे देता है, बाहर निकाल देता है। ये जो अल्कोहल है ये H दे करके बाहर H निकल जाएगा, और सोडियम जो है ना यहाँ पे जुड़ता है। तो हाइड्रोजन ये डोनेट कर रहा है एक तरीके से। यहाँ पे आप नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल है, ये भी एल्युमिनियम मेटल के साथ जब रिएक्शन किया है, तो यहाँ पे भी जो है ना टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोक्साइड यहाँ पे बना है। एल्युमिनियम है तो एल्युमिनियम टर्शियरी ब्यूटोक्साइड बनाया है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसमें हाइड्रोजन बाहर निकला है। यहाँ पे फिनॉल के साथ जब सोडियम मेटल का रिएक्शन हुआ है, तो सोडियम फिनॉक्साइड बना, हाइड्रोजन बाहर निकला है। तो बस यहाँ पे ये याद रखना है कि हाइड्रोजन छोड़ता है, हाइड्रोजन देता है। और हम लोग ब्रोंस्टेड एसिड में पहले ही पढ़ चुके हैं कि कोई भी ऐसा कंपाउंड जो हाइड्रोजन डोनेट करता है उसको हम लोग ब्रोंस्टेड एसिड बोलते हैं। ब्रोंस्टेड एसिड होता है दोस्तों, याद रखना है, H प्लस डोनेट करता है उसको हम लोग ब्रोंस्टेड एसिड बोलते हैं। जो H प्लस लेता है, जो H प्लस लेता है उसको हम लोग बोलते हैं आपका ब्रोंस्टेड बेस, और जो H प्लस देता है ये आपको जो है ना ब्रोंस्टेड एसिड बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे फिनॉल है, ये भी आपको H प्लस देने का काम कर रहा है। तो हम लोग सोडियम फिनॉक्साइड को क्या बोलते हैं, यहाँ पे हम लोग बोलते हैं ये जो आपका फिनॉल है ये आपको ब्रोंस्टेड एसिड की तरह काम कर रहा है, ये H प्लस दे रहा है। इन एडिशन टू दिस फिनॉल रिएक्ट विथ एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्शन जब करता है, तो ये यहाँ पे भी जो है H प्लस देने का काम करता है, और पानी में H जो है ना ले करके OH जो है ना आपका पानी बन जाता है, और यहाँ पे सोडियम फिनॉक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ पे बस इतना याद रखना है कि यहाँ पे द एबव रिएक्शन शोज दैट alcohol and phenols are acidic in nature. In fact, alcohol and phenol are bronsted acid. They can donate a proton to a stronger base, यानी कि स्ट्रॉन्गर बेस को प्रोटोन डोनेट करने का काम कर रहा है। कोई भी बेस इसको दे दीजिए, ये जो है ना आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस के साथ भी रिएक्शन कर रहा है, तो ये प्रोटोन ले करके प्रोटोन जो है ना फिनॉल दे देगा, और यहाँ पे देने के बाद जो है ना सोडियम फिनॉक्साइड बना लेगा दोस्तों। तो यहाँ पे आपका जो है ना एसिड की तरह काम कर रहा है। यहाँ पे आप इस तरह से भी देख सकते हैं, ये आपका जो है ना अल्कोहल है, ये जो आपका अल्कोहल है ये आपको ना बेस को हाइड्रोजन दे दिया है। अब बेस हाइड्रोजन लेने के बाद यहाँ पे कंजुगेट एसिड बन गया है, और जो एसिड था कंजुगेट बेस बन गया है। यानी कि यहाँ पे भी अल्कोहल जो है ना क्या कर रहा है, H प्लस देने का ही काम कर रहा है, और H प्लस देने के बाद यहाँ पे एल्कोक्साइड आयन बनाया है जो कि कंजुगेट बेस है। तो ये यहाँ पे हम लोगों का जो है ना एसिडिटी के बारे में हम लोगों को पता चल गया, रिएक्शन विथ मेटल के बारे में पता चल गया है। हम लोग सेकेंड अब एसिडिटी ऑफ अल्कोहल के बारे में बात करेंगे। ये जो एसिडिटी होता है दोस्तों, बस एक चीज याद रखना है कि यहाँ पे जो अल्कोहल हो या फिनॉल हो,
यहाँ पे जो OH ग्रुप लगा हुआ है इसका पोलैरिटी पे डिपेंड करता है, यानी कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड जितना ज़्यादा पोलर हो जाएगा, जितना ज़्यादा पोलैरिटी हो जाएगा, उतना ज़्यादा उसका एसिडिटी हो जाएगा। ये पोलैरिटी अगर कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है तो उसका पोलैरिटी घटा देता है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन लेने वाला ग्रुप है तो यहाँ पे पोलैरिटी बढ़ा देगा। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लेने वाला ग्रुप होगा उतना ज़्यादा पोलैरिटी बढ़ जाएगा, उतना ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं नीचे में अल्काइल ग्रुप है। ये जो अल्काइल ग्रुप होता है दोस्तों, ये क्या करता है, ये अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है, पोलैरिटी घटाने का काम करता है, एसिडिक कैरेक्टर घटाने का काम करता है। तो 3 अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है तो ज़्यादा घटाएंगे, और यहाँ पे 1 अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है तो पोलैरिटी को कम घटाएंगे, इसीलिए ये ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा और ये उससे कम हो जाएगा। 2 लगा हुआ है यहाँ पे अल्काइल ग्रुप, यहाँ पे 3 लगा हुआ है तो सबसे कम एसिडिक स्ट्रेंथ इसका हो जाएगा दोस्तों। तो बस इतना याद रखना है, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल इज ड्यू टू पोलर नेचर ऑफ OH बॉन्ड। OH बॉन्ड का पोलर नेचर, अल्काइल ग्रुप अगर देने वाला है तो घटाने का काम करेगा। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो है जैसे CH3 हो गया, CS2 C2H5 हो गया, ये बढ़ाता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन, टेंडिंग टू डिक्रीज द पोलैरिटी ऑफ OH बॉन्ड। इसके कारण क्या हो जाता है, डिक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ। फॉर दिस रीजन द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल डिक्रीजेज इन फॉलोइंग ऑर्डर। तो इस तरह से आपको यहाँ पे आपका एसिडिक स्ट्रेंथ अल्कोहल का डिक्रीज करेगा। यहाँ पे नेक्स्ट है दोस्तों, अल्कोहल्स आर हाउएवर वीकर एसिड देन वाटर, यानी कि आप ये बोल सकते हैं कि वाटर जो है अल्कोहल से ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, यानी कि वाटर जो है, वाटर इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन अल्कोहल, यानी कि अल्कोहल भी एसिडिक है लेकिन वाटर जो है ना ज्यादा एसिडिक है, स्ट्रॉन्ग एसिड है अल्कोहल से। यहाँ पे ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम लोग अल्कोहल को वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पे अल्कोहल जो है ना हाइड्रोजन जो है ना दे देता है, अल्कोहल जो है ना हाइड्रोजन ले लेता है वाटर से, तो वाटर हाइड्रोजन दे देता है, तो एसिड जो है ना यहाँ पे वाटर है और वाटर दे दिया हाइड्रोजन, तो देने के बाद वाटर कंजुगेट बेस बना लिया है, और ये जो आपका बेस था ये आपको जो है हाइड्रोजन ले करके H+ ले करके कंजुगेट एसिड में कन्वर्ट हो गया, यानी कि ये जो अल्कोहल था आपको H+ ले लिया है, ये H+ लिया है इसीलिए ये बेस की तरह काम करेगा, और यहाँ पे जो है ना वाटर हाइड्रोजन दिया है, H+ दिया है, इसीलिए वाटर जो है ना एसिड की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं वीकर एसिड देन वाटर, दिस कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय दिस रिएक्शन ऑफ वाटर विथ एन एल्कोक्साइड। जब एल्कोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हम लोग को यहाँ पे दिखता है, दिस रिएक्शन शोज दैट वाटर इज बेटर प्रोटोन डोनर दैट इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन अल्कोहल। यहाँ पे जो है ना अल्कोहल जो है वीक एसिड है वाटर से, तो वाटर क्या है, बेटर प्रोटोन डोनर है और स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। ऑल्सो इन द एबव रिएक्शन वी नोट दैट अल्कोक्साइड आयन इज बेटर प्रोटोन एक्सेप्टर। यहाँ पे अल्कोक्साइड आयन ज्यादा प्रोटोन एक्सेप्ट कर रहा है बढ़िया तरीका से, क्योंकि ऑक्सीजन के पास क्या है, इसके पास ऑक्सीजन के पास जो है ना लोन पेयर है, लेने वाला है यहाँ पे, तो यहाँ पे H+ जो है ना ले लेता है। alkoxide ion is better proton acceptor than hydroxide ion, which suggests that alkoxide has stronger base. सोडियम इथॉक्साइड इज स्ट्रॉन्गर बेस देन सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये आपका इथॉक्साइड जो है ना ज्यादा स्ट्रॉन्गर बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बेस है। अल्कोहल एक्ट एज ब्रॉन्स्टेड बेसेज एज वेल, इट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन ऑक्सीजन व्हिच मेक्स देम प्रोटोन एक्सेप्टर, यानी कि यहाँ पे इसको प्रोटोन एक्सेप्टर बनाता है क्योंकि ऑक्सीजन के पास अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर पहले से है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे दोस्तों एसिडिटी ऑफ फिनॉल के बारे में। ये जो एसिडिटी ऑफ फिनॉल है यहाँ पे भी पोलैरिटी ऑफ OH बॉन्ड पे डिपेंड करता है, लेकिन जब हम लोग फिनॉल में जाएंगे तो फिनॉल में क्या होता है, बेंजीन रिंग लगा होता है, यहाँ पे आपका बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग से OH लगा हुआ रहता है। यहाँ पे जो ये कार्बन देख रहे हैं दोस्तों आप, ये जो कार्बन है ये sp2 है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, यानी कि इसका ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है, और ये कार्बन क्या करता है, ऑक्सीजन का लोन पेयर अपने तरफ अटैक करेंगे और अटैक करके ये बेंजीन में डिस्पर्स कर देंगे, तो ये डिलोकलाइज हो गया है निगेटिव चार्ज का। यहाँ पे रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे आप देख रहे हैं निगेटिव चार्ज आ रहा है रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अंदर, तो ये जो हो रहा है यहाँ पे निगेटिव चार्ज ज्यादा इधर उधर मतलब जा रहा है, तो ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो खींचने के कारण OH बॉन्ड का पोलैरिटी बढ़ जाएगा, इसीलिए फिनॉल जो है दोस्तों सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, अल्कोहल से भी ज्यादा एसिडिक होगा, वाटर से भी ज्यादा एसिडिक होगा, तो फिनॉल सबसे ज्यादा एसिडिक है, याद रखेंगे दोस्तों, फिनॉल सबसे ज्यादा एसिडिक है, उससे कम एसिडिक हो जाएगा आपका वाटर, और उससे कम एसिडिक हो जाएगा अल्कोहल। यहाँ पे द रिएक्शन ऑफ फिनॉल विथ मेटल्स सोडियम एल्युमिनियम एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड इंडिकेट्स इट्स एसिडिक नेचर।
ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इन फिनॉल में, ये डायरेक्टली अटैच्ड है sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ऑफ बेंजीनिक which act as इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, यानी कि ये जो बेंजीनिक से जुड़ा हुआ है ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप की तरह काम कर रहा है। ड्यू टू दिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन फिनॉल मॉलिक्यूल एज डिपिक्टेड इन रेजोनेंस स्ट्रक्चर, ये इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर बनाएगा दोस्तों। यहाँ पे आप देखिए द रिएक्शन ऑफ फिनॉल with aqueous sodium hydroxide indicate that phenols are stronger acid than alcohol and water, यानी कि हम लोग जब रिएक्शन करवाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में तो ये पता चलता है कि फिनॉल जो है ना यहाँ पे आपका ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है, और एसिड इसीलिए ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है क्योंकि यहाँ पे बेंजीन रिंग के कारण जो है ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे ऑक्सीजन के पास कम हो जाता है, इसके कारण जो है ना पोलैरिटी बढ़ जाता है और एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाता है। तो यहाँ पे बस याद रखना है कि जब हम लोग बेस के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो फिनॉल जो है ना जल्दी हाइड्रोजन देता है दोस्तों, हाइड्रोजन देने के बाद जल्दी से जल्दी फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि ये H निकलने के बाद ये OH जितना ज़्यादा पोलर है, इसके कारण क्या होता है H ज़्यादा यहाँ पे निकलता है, निकलने के बाद O माइनस जो फिनॉक्साइड आयन बनाया है, ये जो फिनॉक्साइड आयन है बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है, यानी कि आपका फिनॉल से भी ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि ये जो निगेटिव चार्ज है ये रेजोनेंस में है बेंजीन रिंग के साथ में। तो ये जो फिनॉल है अब फिनॉक्साइड आयन जो बना है ये मोर स्टेबल स्ट्रक्चर बनाया है फिनॉक्साइड आयन, इसीलिए इसका एसिडिक कैरेक्टर हमेशा जो है ना फिनॉल का सबसे ज़्यादा होगा दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए रिएक्शन ऑफ फिनॉल विथ एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड इंडिकेट्स दैट फिनॉल आर स्ट्रॉन्गर एसिड देन अल्कोहल एंड वाटर, यानी कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है आपका फिनॉल, अल्कोहल एंड वाटर दोनों से ज़्यादा है। यहाँ पे हम लोग जब देखेंगे हाउ let us examine how a compound in which hydroxyl group attached to aromatic ring is more acidic than the one in which hydroxyl group attached to alkyl, यानी कि जब भी कोई भी एरोमेटिक रिंग से आपका OH ग्रुप अटैच्ड है तो हमेशा उसका एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा हो जाएगा, अगर OH से अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है तो उससे ज़्यादा हो जाएगा आपका बेंजीन रिंग के केस में, जो एरोमेटिक रिंग लगा हुआ उसमें। यहाँ पे देखिए आयोनाइजेशन देख रहे हैं अल्कोहल का, तो कुछ इस तरह से होगा H प्लस देने के बाद आर अल्कोक्साइड बना देगा, अगर फिनॉल को देखेंगे तो फिनॉक्साइड बना देगा और साथ में H प्लस बाहर निकलेगा। यहाँ पे आप देखिए ड्यू टू हायर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, यहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन का ज़्यादा है इन फिनॉल में, जहाँ से OH अटैच्ड है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर देगा ऑक्सीजन पे, इसके कारण पोलैरिटी OH बॉन्ड का यहाँ पे बढ़ जाएगा, इसके कारण क्या हो जाता है इंक्रीज इन आयोनाइजेशन ऑफ फिनॉल देन दैट ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल से ज़्यादा आयोनाइजेशन इसके कारण आपको हो जाएगा क्योंकि पोलैरिटी जो है ना बहुत ही ज़्यादा है फिनॉल के अंदर। लेट अस एग्जामिन द स्टेबिलिटी ऑफ एल्कोक्साइड एंड फिनॉक्साइड आयन, यानी कि हम लोग जब स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे फिनॉक्साइड आयन जो है ज़्यादा स्टेबल होगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है। इन एल्कोक्साइड आयन निगेटिव चार्ज लोकलाइज्ड है ऑन ऑक्सीजन पे, यानी कि एक ही जगह पे रखा हुआ है, निगेटिव चार्ज का डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे फिनॉक्साइड आयन में देखेंगे तो यहाँ पे चार्ज जो है ना डीलोकलाइज्ड है और यहाँ पे निगेटिव चार्ज घूम रहा है रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, और ये किस तरह से घूम रहा है यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये निगेटिव चार्ज फिनॉक्साइड आयन का देखिए यहाँ पे निगेटिव चार्ज इधर उधर घूम रहा है, यहाँ पे ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे आ रहा है, ये रेजोनेंस हो रहा है, यानी कि ज्यादा स्टेबल है। फिनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल एंड फेवर द आयोनाइजेशन ऑफ फिनॉल, यानी कि ये ज्यादा स्टेबल है। ये याद रखना है। Its resonating structure, resonance structure have charge separation due to which the phenol molecule is less stable than phenoxide ion, ये इतना ज़्यादा स्टेबल है फिनॉक्साइड आयन, ये फिनॉल से भी ज़्यादा स्टेबल है दोस्तों क्योंकि रेजोनेंस हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पे फिनॉल जो है ना ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा, सबसे ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा, अल्कोहल से तो ज़्यादा वाटर का, ये वाटर से भी ज़्यादा एसिडिक यहाँ पे फिनॉल जो है ना हो जाता है दोस्तों, इसके कारण यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोग अब जो है ना सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल की बात करेंगे। फिनॉल में तो हम लोग देख लिए हैं कि फिनॉल का जो है ना क्यों ज़्यादा होता है, अब हम लोग सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल में देखेंगे। अगर कोई ऐसा ग्रुप फिनॉल में सब्स्टिट्यूट है जो आपका इलेक्ट्रॉन जो है ना खींचने वाला ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन जो खींचने वाला ग्रुप होगा दोस्तों, इसका पोलैरिटी और बढ़ाएगा, उसका एसिडिकेशन और भी ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको याद रखना है इन सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, जैसे नाइट्रो ग्रुप है, ये बढ़ाता है एसिडिक स्ट्रेंथ को फिनॉल में, यहाँ पे इंक्रीज कर देगा। दिस इफेक्ट इज मोर प्रोनाउंस व्हेन सच अ ग्रुप इज प्रेजेंट एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, अगर ये ग्रुप जो है ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर लगा होगा तो ये ज़्यादा जो है ना आपको ज़्यादा जो है ना इफेक्टिवली काम करेगा, क्योंकि निगेटिव चार्ज आप देख रहे हैं ना ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे ज़्यादा आता है। यहाँ पे भी निगेटिव चार्ज आया हुआ, पैरा पोजीशन पे भी आया हुआ है, यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे भी जो है ना आया हुआ है, ऑर्थो पोजीशन है ये,
ये आपका मेटा पे तो आ नहीं रहा है, यहाँ पे पैरा पे आ रहा है, पैरा पे आने के बाद फिर से ऑर्थो पोजीशन पे चला गया, फिर से यहाँ ऑक्सीजन के पास चला गया। तो ये जो ऑर्थो पैरा पे आ रहा है, तो यहाँ पे अगर कोई ऐसा ग्रुप लगा देंगे जो इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है, तो ये इस वाला इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, यहाँ से पोलैरिटी बढ़ाने का काम करेगा, उसका एसिडिक स्ट्रेंथ जो है ना फिनॉल से भी ज्यादा हो जाएगा। इट इज ड्यू टू इफेक्टिव डिलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज इन फिनॉक्साइड आयन व्हेन सब्स्टिट्यूएंट इज एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, तो यहाँ पे डिलोकलाइजेशन इफेक्टिव हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अगर है, यहाँ पे अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की बात करेंगे, तो जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा ये आपको इलेक्ट्रॉन देने का काम करेगा। इलेक्ट्रॉन देगा तो OH बॉन्ड का जो पोलैरिटी होगा घट जाएगा, इसके कारण एसिडिक स्ट्रेंथ जो है फिनॉल से कम हो जाएगा। तो यहाँ पे सच अल्काइल ग्रुप इन जनरल डू नॉट फेवर द फॉर्मेशन ऑफ फिनॉक्साइड आयन, ये फेवर नहीं करेगा, आयोनाइजेशन इसका नहीं होगा, रिजल्टिंग इन डिक्रीज इन एसिडिक स्ट्रेंथ। जैसे आपका ये क्रेसॉल है, क्रेसॉल जो होता है दोस्तों, यहाँ पे आपका यहाँ पे आप देखिए ये आपका फिनॉल है, यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं CH3 ग्रुप लगा दिए, इलेक्ट्रॉन देने का काम कर रहा है, इसके कारण क्या हो जाएगा क्रेसॉल का एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे फिनॉल से भी कम हो जाएगा। तो यहाँ पे याद रखिए दोस्तों, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे जो लगा हुआ है, यहाँ पे ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है, ऑर्थो पोजीशन पे है, यहाँ पे मेटा है और यहाँ पे पैरा है। पैरा नाइट्रोफिनॉल और ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में क्या हो जाएगा, ज्यादा डिलोकलाइजेशन यहाँ पे इफेक्टिवली हो पाएगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा जो है ना यहाँ पे पहुंचता है, लेने वाला ग्रुप जो है ना ज्यादा यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है ना इजीली जो है ना आपका जो है ना यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है निकाल पाएगा, विथड्रॉ कर लेगा बेंजीनिंग से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पोलैरिटी OH बॉन्ड का बढ़ जाएगा, इसीलिए ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा हो जाएगा। मेटा पोजीशन पे उतना इफेक्टिव नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे डिलोकलाइजेशन इसका निगेटिव चार्ज का यहाँ पे नहीं हो पा रहा है। अब यहाँ पे फिनॉल का बात करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे 10 होता है, आपको तो पता ही है एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Ka का, और एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है pKa का। तो ये याद रखिएगा दोस्तों। तो यहाँ पे pK सबसे कम होगा जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, यहाँ पे फिनॉल का 10 है, ज्यादा है। ऑर्थो क्रेसॉल में हम लोग बात करेंगे, पैरा क्रेसॉल में बात करेंगे, तो इसका क्रेसॉल यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है, तो फिनॉल में इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ पे पोलैरिटी जो है OH बॉन्ड का घटा देगा, इसीलिए इसका एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, इसका pK का वैल्यू ज्यादा हो जाएगा। इथेनॉल दोस्तों 2 यहाँ पे कार्बन है, 2 इथाइल ग्रुप है 2 कार्बन का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका सबसे कम एसिडिक स्ट्रेंथ हो जाएगा, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है देने वाला ग्रुप है अल्काइल ग्रुप, यहाँ पे सबसे ज्यादा pKa का वैल्यू होगा, क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा इसका सबसे कम हो जाएगा, सबसे ज्यादा इसका pKa का वैल्यू है, क्योंकि इसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है दोस्तों सबसे कम है, ये याद रखना है। हम लोग अब नेक्स्ट आने वाले हैं दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एग्जांपल नंबर 7.4 पे। इसमें जो है अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ। यहाँ पे सबसे पहले प्रोपेन 1 ऑल है, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल है, 3 नाइट्रोफिनॉल है, 3,5 डाई नाइट्रोफिनॉल है, फिनॉल है, 4 मिथाइल फिनॉल है। यहाँ पे आप देखिए, जैसे सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे प्रोपेन 1 ऑल है, प्रोपेन 1 ऑल है, यानी कि यहाँ पे आपका CH3 CH2 CH2 यहाँ पे आपका OH लगा हुआ है। प्रोपेन 1 ऑल है, यानी कि प्रोपाइल ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन देने वाला है, यहाँ पे पोलैरिटी OH बॉन्ड का घटाने का काम कर रहा है, इसीलिए इसका क्या हो जाएगा एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे प्रोपेन 1 ऑल का सबसे कम है एसिडिक स्ट्रेंथ, याद रखना है। इसके बाद आता है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, यहाँ पे आपका फिनॉल है, ये जो फिनॉल है यहाँ पे 2 नंबर कार्बन पे NO2 ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे 4 नंबर पे भी NO2 ग्रुप लगा हुआ है दोस्तों, यहाँ पे 6 नंबर पे भी NO2 ग्रुप लगा हुआ है। तो इसके कारण क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका ज्यादा जो है ना इलेक्ट्रॉन लेने वाला ग्रुप ही है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है, ये जो NO2 खींचने वाला ग्रुप है ये क्या कर देगा एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ा रहा है, 3 तरफ से बढ़ा रहा है। अगला जो है 3 नाइट्रोफिनॉल है, एक ही नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है इसमें, इसके बाद यहाँ पे देखिए 3,5 डाई नाइट्रोफिनॉल, इसके बाद है दोस्तों फिनॉल है ओनली,
इसके बाद 4 मिथाइल फिनॉल है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है, ये जो इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है ये क्या करेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ जो है ना आपका घटाने का काम करेगा। तो यहाँ पे 4 मिथाइल फिनॉल, यहाँ पे मिथाइल जो है ना इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है ना दे रहा है बेंजीन रिंग को, OH बॉन्ड का पोलैरिटी घटा देगा, इसीलिए इसका एसिडिक स्ट्रेंथ जो है ना सबसे कम हो जाएगा ये आपका जो है ना प्रोपेन 1 के बाद। यानी कि प्रोपेन 1 में तो सबसे कम है ही, उससे जो है ना थोड़ा ज्यादा होगा यहाँ पे, लेकिन फिनॉल है तो, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है, CH3 के कारण फिनॉल है, इसीलिए बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा। प्रोपेन 1 है, यहाँ पे तो नॉर्मल है, रिंग है नहीं, तो यहाँ पे नॉर्मल अल्कोहल है तो सबसे कम हो जाता है उसका, फिनॉल का ज्यादा हो जाता है, लेकिन फिनॉल में भी यहाँ पे देने वाला ग्रुप CH3 है, इसके कारण क्या हो जाएगा, फिनॉल का एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल से तो ज्यादा होगा लेकिन होगा सबसे कम। तो यानी कि 4 मिथाइल फिनॉल जो है इसका आपका जो है ना इसके बाद आता है, इससे ज्यादा हो जाएगा फिनॉल का। इसके बाद यहाँ पे 3 नाइट्रोफिनॉल है और यहाँ पे 3,5 डाइनाइट्रोफिनॉल है, तो यहाँ पे एक नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है तो 3 नाइट्रोफिनॉल, और यहाँ पे 2 नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है तो इससे ज्यादा हो जाएगा इसका, और यहाँ पे 3 नाइट्रो ग्रुप है तो सबसे ज्यादा हो जाएगा इसका। तो ये बहुत ही आसान है दोस्तों, कुछ भी नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हम लोग आराम से बना सकते हैं। अल्कोहल में सबसे कम होगा एसिडिक स्ट्रेंथ, ये याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे जो अल्कोक्साइड आयन बन रहा है इसमें कोई रिजोनेंस हो नहीं रहा है। यहाँ पे जो अल्कोक्साइड आयन बनता है आपको पता है ना, RO- बनता है, यहाँ पे RO- जो बन रहा है यहाँ पे कोई रिजोनेंस हो नहीं रहा है, डीलोकलाइज नहीं है, लोकलाइज है निगेटिव चार्ज। लेकिन फिनॉल में जो निगेटिव चार्ज होता है, यहाँ पे फिनॉक्साइड आयन जो बनता है यहाँ पे डीलोकलाइज है, यहाँ पे निगेटिव चार्ज रिजोनेंस में घूमता है, इसीलिए यहाँ पे एसिडिक कैरेक्टर जो है ना फिनॉल का ज्यादा था। लेकिन यहाँ पे फिनॉल में साथ में CH3 ग्रुप लग गया है, इसीलिए यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा कम हो गया है, दूसरे फिनॉल के कंपैरिजन में कम हो गया एक तरीके से, क्योंकि यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे फिनॉल है नॉर्मल, तो यहाँ पे इसका फिनॉल का इसका ज्यादा हो जाएगा, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लग गया इसलिए फिनॉल से कम हो जाएगा। और नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है जितना ज्यादा, यहाँ पे आप देखिए 246 पे लगा हुआ, इफेक्टिव डिलोकलाइजेशन हो रहा है, यहाँ पे इफेक्टिव जो है ना इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन होता है और नाइट्रो ग्रुप खींच लेगा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ऑर्थो एंड पैरा पे लगा हुआ है, इसीलिए सबसे ज्यादा जो है ना इसका हो जाएगा दोस्तों, सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, सबसे ज्यादा जो है ना एसिडिक स्ट्रेंथ हो जाएगा आपका ये वाला 246 ट्राइनाइट्रोफिनॉल का सबसे ज्यादा हो जाएगा। इसके बाद जो यहाँ पे लगा हुआ है 3 पे लगा हुआ है, 3 और 5 पे लगा हुआ है, तो 1 है 2 है, तो 1 पे लगा हुआ है नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, तो यहाँ पे जो है ना उससे कम हो जाएगा 2 वाला से, तो यहाँ पे 3,5 में जो है ना उससे कम हो जाएगा, 246 के बाद 3,5 में आएगा, फिर 3 नाइट्रोफिनॉल, एक नाइट्रो ग्रुप लगा उसमें लगा होगा, उसके बाद जो है ना कोई नाइट्रो ग्रुप नहीं लगा, नॉर्मल फिनॉल हो जाएगा, उससे कम फिनॉल में मिथाइल लगा हुआ है तो और कम कर देगा, और यहाँ पे जो प्रोपेनॉल है सबसे कम हो जाएगा। तो यहाँ पे बहुत ही आसान है, आप आराम से इस क्वेश्चन को सोच सकते हैं, कुछ भी दिक्कत वाली बात है। यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट आते हैं एस्टेरिफिकेशन पे। ईस्टर बनाने का जो प्रोसेस होता है उसको एस्टेरिफिकेशन बोलते हैं, और ये जो ईस्टर बना रहे हैं हम लोग किससे बना रहे हैं, अल्कोहल और फिनॉल से बना रहे हैं। ये जो अल्कोहल फिनॉल से हम लोग ईस्टर बना रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे याद रखना पड़ेगा, अल्कोहल और फिनॉल जब रिएक्शन करेगा कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में, एसिड क्लोराइड के साथ में रिएक्शन करेगा, एसिड एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करेगा तो ईस्टर का फॉर्मेशन करेगा दोस्तों। यहाँ पे याद रखिए, ये आपका अल्कोहल फिनॉल है, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ पे जो है ना आपको क्या बनेगा, ईस्टर बनने का काम हो रहा है। यहाँ पे अल्कोहल जब एसिड एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करेगा तो एसिड एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करने के बाद भी ईस्टर बना है, एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन किया है तो भी ईस्टर बना है। एक चीज यहाँ पे याद रखना है, ये जो आपका रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ हो रहा है ये आपको हो रहा है एसिडिक मीडियम, यहाँ पे एसिडिक मीडियम में हो रहा है और यहाँ पे भी एसिडिक मीडियम में हो रहा है। तो यहाँ पे जो अल्कोहल फिनॉल रिएक्ट कर रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में और एसिड एनहाइड्राइड के साथ में, तो यहाँ पे एसिडिक मीडियम में हो रहा है और ईस्टर का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे पानी बाहर निकल जाता है। द रिएक्शन विथ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एसिड एनहाइड्राइड इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड में होता है दोस्तों, ये याद रखिएगा, ये जो रिएक्शन है रिवर्सिबल होता है, वाटर जो है ना बाहर निकलता है, जैसे ये प्रोडक्ट देता है ईस्टर और तुरंत जो है पानी बाहर निकल जाता है। द रिएक्शन विथ एसिड क्लोराइड इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ बेस। जब हम लोग एसिड क्लोराइड के साथ करवाते हैं तो ये बेस के प्रेजेंस में होता है और ये शिफ्ट कर देता है इक्विलिब्रियम को राइट साइड में, राइट हैंड साइड में, तो यहाँ पे आपका जो है ना रिवर्सिबल इसीलिए नहीं है, बैक नहीं आता है। और एसिड क्लोराइड बेस के प्रेजेंस में हो रहा है, ये दोनों एसिड के प्रेजेंस में हो रहा है, ये याद रखना है दोस्तों, यहाँ पे पिरिडीन बेस के प्रेजेंस में हो रहा है।
नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ एसिटाइल ग्रुप अगर कराना चाहते हैं हम लोग इन अल्कोहल, अल्कोहल में एसिटाइल ग्रुप का इंट्रोडक्शन करवाना चाहते हैं या फिनॉल में, इस प्रोसेस को हम लोग एसिटाइलेशन बोलते हैं। अगर हम लोग सेलिसाइलिक एसिड में एसिटाइलेशन करना चाहेंगे तो यहाँ पे देता है एस्पिरिन, एस्पिरिन का नाम सुने होंगे, ये जो एस्पिरिन है सेलिसाइलिक एसिड में एसिटाइलेशन करवाने के बाद बनता है। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों, ये जो है ना CO बॉन्ड का ब्रेक कैसे होता है अल्कोहल में। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं अल्कोहल जो है यहाँ पे काम करेगा एक्ट एज, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। पहले जो था दोस्तों OH बॉन्ड का ब्रेक हो रहा था, उसमें जो है ना अल्कोहल जो है न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा था। यहाँ पे आप देखिए अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है ये वाला, और यहाँ पे जो है ना आपका OH बॉन्ड का ब्रेक हो रहा था, इसमें हम लोग एसिडिटी सब पढ़े हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ने वाले इसका सेकंड पार्ट, यहाँ पे B नंबर में आता है, ये है आपका अल्कोहल जो है ना यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, तो यहाँ पे CO बॉन्ड का ब्रेक होता है। इसमें ज्यादातर हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, जैसे द रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड टेक प्लेस ओनली इन अल्कोहल, यहाँ पे अल्कोहल में ही होता है CO बॉन्ड का ब्रेक, ठीक है। फिनॉल शो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन ओनली विथ जिंक, फिनॉल जो है ना केवल और केवल जिंक के साथ इस टाइप का रिएक्शन देता है। हम लोग इसमें सबसे पहले देखने वाले हैं रिएक्शन हाइड्रोजन हैलाइड। तो इसमें हाइड्रोजन हैलाइड के साथ जब हम लोग रिएक्शन देखेंगे, ये हम लोग हाइड्रोजन हैलाइड के साथ जब हम लोग रिएक्शन करवाते हैं अल्कोहल का, तो अल्काइल हैलाइड बनता है। प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड में पहले ही हम लोग इसको पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे याद रखना है कि अल्कोहल रिएक्ट विथ हाइड्रोजन हैलाइड टू फॉर्म अल्काइल हैलाइड बनाता है। यहाँ पे अल्कोहल जो रिएक्ट करता है, रिएक्टिविटी हाइड्रोजन हैलाइड के साथ में अलग अलग होता है। जैसे आपका प्राइमरी अल्कोहल रहेगा तब, सेकेंडरी रहेगा तब, टर्शियरी रहेगा तब, तो यहाँ पे रिएक्टिविटी याद रखना है दोस्तों। ये जो 3 क्लास है, डिफरेंस इन रिएक्टिविटी ऑफ 3 क्लास ऑफ अल्कोहल विथ HCl डिस्टिंग्विशेस देम फ्रॉम वन अनदर बाय लुकास टेस्ट। लुकास टेस्ट के द्वारा अल्कोहल जो है ना सोल्यूबल होता है लुकास रिएजेंट में। लुकास रिएजेंट है आपका कंसंट्रेटेड HCl ZnCl2। ये लुकास रिएजेंट जो होता है दोस्तों, इसमें जो है ना आपका सोल्यूबल होगा अल्कोहल। अब हम लोग क्या करेंगे, जो आपका व्हाइल देयर हैलाइड आर इमिसिबल एंड प्रोड्यूस टर्बिडिटी इन सॉल्यूशन, उसका हैलाइड जो है इमिसिबल होता है और टर्बिडिटी देता है सॉल्यूशन के अंदर। ये जो टर्बिडिटी है टर्शियरी अल्कोहल तुरंत देता है, टर्बिडिटी प्रोड्यूस करता है इमीडिएटली टू फॉर्म हैलाइड इजिली। प्राइमरी अल्कोहल जो है ना डू नॉट गिव्स टर्बिडिटी एट रूम टेम्परेचर, और सेकेंडरी जो अल्कोहल होता है दोस्तों 2 से 10 मिनट उसको देने में लगता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि लुकास रिएजेंट के साथ जब हम लोग अल्कोहल को प्राइमरी का रिएक्शन करवाएंगे तो प्राइमरी वाला जो है ना टर्बिडिटी नहीं देगा, सेकेंडरी वाला 2 से 10 मिनट में देगा, और टर्शियरी अल्कोहल जो है तुरंत आपको टर्बिडिटी देगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे दोस्तों रिएक्शन विथ फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड। ट्राइहैलाइड के साथ जो रिएक्शन करवाते हैं दोस्तों, इसमें क्या होता है, हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। जब हम लोग अल्कोहल को रिएक्शन करवाएंगे PCl3, PCl5, PBr3, इस सब के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं PX3, PX5 के साथ में, तो आपको अल्काइल हैलाइड बनता है। हम लोग प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड में इसके बारे में भी पहले ही पढ़ चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में। तो यहाँ पे हम लोग याद रखेंगे कि जब इसके साथ रिएक्शन करवाते हैं तो रिएक्शन करने के बाद अल्कोहल कन्वर्ट हो जाता है अल्काइल ब्रोमाइड में, जब हम लोग रिएक्शन करवाते हैं फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड के साथ। नेक्स्ट आता है दोस्तों डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन क्या होता है, पानी का बाहर निकलना डिहाइड्रेशन कहलाता है, पानी बाहर निकलेगा। अल्कोहल अंडरगो डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन में जाता है अल्कोहल, रिमूवल ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर टू फॉर्म एल्कीन, क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा ऑन रिएक्शन विथ प्रोटिक एसिड। ये जो प्रोटिक एसिड है दोस्तों याद रखिएगा, कंसंट्रेटेड H2SO4 हो सकता है, H3PO4 हो सकता है। ये हाइड्रोजन वाला जो एसिड होता है जिसमें हाइड्रोजन कंटेन करता है, इसको हम लोग प्रोटिक एसिड बोलेंगे। कैटलिस्ट जैसे कि हम लोग देखते हैं एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड हो गया, एल्यूमिना हो गया, इसके प्रेजेंस में हम लोग रिएक्शन करवाएंगे तो अल्कोहल जो है इजीली जो है ना डिहाइड्रेशन करने के बाद एल्कीन का फॉर्मेशन कर देगा। यहाँ पे देखिए ये जो है ना OH जिससे जुड़ा हुआ है, OH वाला कार्बन है, और ये जस्ट बगल वाला कार्बन जो है ना यहाँ से H दे देगा। तो H और OH देने के बाद ये जो है ना सिंपली पानी बाहर निकाल देगा, पानी बाहर निकालने के बाद एल्कीन का फॉर्मेशन कर देगा दोस्तों, याद रखना है। इसके बाद हम लोग देखेंगे दोस्तों इथेनॉल जो है अंडरगो डिहाइड्रेशन बाय हीटिंग इट विथ कंसंट्रेटेड H2SO4।
यानी कि हम लोग इथेनॉल को कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे जो है ना इजीली जो है ना इथेनॉल जो है H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो आसानी से आपको क्या दे देगा दोस्तों, एल्कीन बना देगा। लेकिन इसके लिए टेम्परेचर कितना चाहिए, 443 केल्विन और H2SO4 कैटेलिस्ट चाहिए, प्रोटिक एसिड चाहिए, H2SO4 एसिड के प्रेजेंस में ही रिएक्शन ये देगा। सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल जो होता है दोस्तों ये थोड़ा आसानी से दे देता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है यहाँ पे माइल्डर कंडीशन में। 85% ही H2SO4 या H3PO4 दीजिए उसको सेकेंडरी अल्कोहल को, और 443 केल्विन ही टेम्परेचर पे दीजिएगा तो इसको जल्दी से जल्दी क्या कर देगा, एल्कीन का फॉर्मेशन कर देगा। टर्सरी अल्कोहल 20% ही H3PO4 रहेगा और 358 केल्विन टेम्परेचर पे ही एल्कीन बना देगा। यानी कि प्राइमरी अल्कोहल को एल्कीन बनने में ज़्यादा जो है ना समस्या है और सेकेंडरी और टर्शियरी जो है और जल्दी बन जाएगा। तो ईज ऑफ डिहाइड्रेशन जो होगा अल्कोहल का टर्शियरी में सबसे ज़्यादा हो जाता है, जल्दी बन जाएगा आपको एल्कीन। सेकेंडरी उससे कम बनता है और टर्शियरी सेकेंडरी उससे कम बनेगा और प्राइमरी उससे भी कम बनेगा। प्राइमरी को हम लोग को ज़्यादा टेम्परेचर भी देना पड़ता है दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए 443 केल्विन देना पड़ता है इसको टेम्परेचर चाहिए 443 केल्विन और इसको टेम्परेचर चाहिए 440, यहाँ पे इसको चाहिए 358 केल्विन टेम्परेचर और यहाँ पे इसको जो है 20% ही दीजिए H3PO4, यहाँ पे इसको 85% देना पड़ेगा, यहाँ 100% देना पड़ेगा, इजीली आपको एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाता है। इसका मैकेनिज्म तो ऐसी जरूरत है नहीं, लेकिन हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले जो है ना प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनता है इसमें। यहाँ पे जो है ना आपका स्टेप 1 जो है इसमें आपका प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनेगा। ये क्या कर देगा, इथेनॉल प्रोटोन के साथ प्रोटोन ले लेगा, प्रोटोन लेने के बाद ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल यानी कि इथाइल ऑक्सोनियम आयन का फॉर्मेशन कर देता है दोस्तों। ये जो सेकेंडरी है सेकेंड स्टेप है, सेकेंड स्टेप में क्या होता है, ये जो आपका प्रोटोनेटेड अल्कोहल है ये स्लो स्टेप में आपको कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन कर देगा। क्योंकि ये स्लो स्टेप है इसीलिए इसको रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी बोलते हैं दोस्तों। यानी कि ये जो स्टेप है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, याद रखिएगा। और स्टेप 3 में क्या होगा, ये जो कार्बोकेटायन है ये आपस में हाइड्रोजन जो है रीअरेंज कर लेंगे और रीअरेंज करने के बाद हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाएगा और कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे याद रखना है कि फर्स्ट स्टेप में आपको क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में जो है ना आपका जो है ना प्रोटोनेटेड अल्कोहल बना है, सेकेंड स्टेप में आपको कार्बोकेटायन बन गया है, थर्ड स्टेप में उस कार्बोकेटायन का रीअरेंजमेंट हो गया है, हाइड्रोजन शिफ्ट होने के बाद जो है एल्कीन का फॉर्मेशन कर दिया। यहाँ पे दोस्तों लिख दिया है, आप देखिए जो हम लोग अभी पढ़े हैं ऊपर। टर्शरी कार्बोकेटायन जो बनता है मोर स्टेबल होता है, इसीलिए टर्शरी वाला जो होता है जल्दी जो है ना आपका एल्कीन का फॉर्मेशन करेगा। सेकेंडरी वाला जो कार्बोकेटायन बना है उससे कम स्टेबल होता है, प्राइमरी वाला उससे भी कम होता है, इसीलिए प्राइमरी जो है ना जल्दी एल्कीन का फॉर्मेशन नहीं करता है। क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं ना कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो रहा है, तो कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल, टर्शरी वाला ज्यादा स्टेबल होता है, इसीलिए टर्शरी वाला जल्दी जो है ना यहाँ पे आप देख रहे हैं ना टर्शरी वाला जल्दी एल्केन यहाँ पे आपको देता है। प्राइमरी वाला जल्दी ये जो है ना प्राइमरी जो है अल्कोहल जल्दी नहीं देता है, ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, लेकिन यही टर्शरी देखिए कम टेम्परेचर पे जल्दी जो है ना दे रहा है। क्योंकि टर्शरी वाला अल्कोहल जो है टर्शरी कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन करेगा और टर्शरी कार्बोकेटायन जो है हमेशा जो है ना ज्यादा स्टेबल होता है सेकेंडरी से, और सेकेंडरी जो है ना ज्यादा स्टेबल होता है प्राइमरी से। तो इसीलिए यहाँ पे इसके कारण ही अल्कोहल जो है आपको जल्दी डिहाइड्रेट करता है टर्शरी वाला, और उससे कम सेकेंडरी उससे कम प्राइमरी करता है। यही है more stable tertiary carbocation are more stable and therefore are easier to form than secondary and primary carbocation. Tertiary alcohol are the easiest to dehydrate, आसानी से डिहाइड्रेट कर देगा और पानी बाहर निकाल देगा दोस्तों। The acid used in step 1 is released in step 2। यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे एसिड जो हम लोग स्टेप 1 में लिए हुए थे, हाइड्रोजन जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना लिए हुए हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन जो लिए हैं ये थर्ड स्टेप में आप देखिए, थर्ड स्टेप में बाहर हमको मिल गया है। ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, ये सिर्फ ड्राइव द इक्विलिब्रियम टू द राइट। द एसिड used in step 1 is released in step 3 to derive the equilibrium to the right। इथीन is removed as it is formed। यानी कि जो है ना आपका इथीन जैसे ही बन गया है ये आपको जो है ना तुरंत क्या कर देगा, हाइड्रोजन को बाहर निकाल देगा, H+ को बाहर निकाल देगा। नेक्स्ट आता है दोस्तों ऑक्सीडेशन। ये जो हम लोगों का ऑक्सीडेशन है दोस्तों याद रखना पड़ेगा, ऑक्सीजन का एडिशन होता है तो हम लोग उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं, और हाइड्रोजन का निकलने का भी हम लोग ऑक्सीडेशन बोलते हैं। यानी कि ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना ये ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो यहाँ पे हम लोग को पता है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल इन्वॉल्व
फॉर्मेशन ऑफ कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, यानी कि जब अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है तो कीटोन बनता है। तो यहाँ पे क्या होता है, विथ क्लीवेज ऑफ OH एंड CH बॉन्ड, यानी कि यहाँ से भी हाइड्रोजन चला गया, यहाँ से भी हाइड्रोजन चला गया, हाइड्रोजन गया तो ऑक्सीडेशन हुआ। तो यहाँ पे आप देखिए बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये वाला, यहाँ पे इधर का भी बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे भी बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, दोनों तरफ का CH भी बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, OH भी बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, होने के बाद आपको कीटोन बन जा रहा है। सच अ क्लीवेज एंड फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड अकर्स इन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, दीज आर ऑल्सो नॉन एज डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन, यानी कि ये जो रिएक्शन है इसको हम लोग डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन क्या हुआ है, बाहर निकला है। एज दीज इन्वॉल्व लॉस ऑफ डाइहाइड्रोजन फ्रॉम एन अल्कोहल मॉलिक्यूल, यहाँ पे डाइहाइड्रोजन का लॉस हुआ है, 2 हाइड्रोजन का, डिपेंडिंग ऑन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज्ड, प्राइमरी अल्कोहल जो है ऑक्सीडाइज होने के बाद जो है एल्डिहाइड बनाता है, और व्हिच इन टर्न इज ऑक्सीडाइज टू फर्दर कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है। यानी कि अल्कोहल जो है पहले आपको एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज होगा, और अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लेंगे तो डायरेक्ट अल्कोहल को हम लोग जो है ना कार्बोक्सिलिक एसिड भी बना सकते हैं। अगर माइल्ड वाला लेंगे तो अल्कोहल से हम लोग पहले क्या करेंगे, अल्कोहल से पहले हम लोग एल्डिहाइड बना लेंगे, एल्डिहाइड से हम लोग को जो है ना कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। दोस्तों यहाँ पे अब देखिए, ये आपका अल्कोहल है, ऑक्सीडेशन करवाएंगे, एल्डिहाइड बन गया, एल्डिहाइड को फर्दर ऑक्सीडेशन करवाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। जैसा कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, such as strong oxidizing agents such as acidified potassium permanganate are used for getting carboxylic acid। अगर किसी को अल्कोहल से डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम लोग यूज करेंगे, जैसे कि आपको पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 एसिडिक KMnO4 हम लोग यूज करेंगे, तो यहाँ पे आसानी से हम लोग क्या कर लेंगे दोस्तों, कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त कर लेंगे फ्रॉम अल्कोहल डायरेक्टली। CrO3 यहाँ पे हम लोग जो है CrO3 जो है in anhydrous medium is used as oxidizing agent for the isolation of aldehyde, यानी कि हम लोग अगर एनहाइड्रस मीडियम में देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग CrO3 को भी यूज कर सकते हैं, और यहाँ पे हम लोग एल्डिहाइड बना सकते हैं। यहाँ पे आपको अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाने में हम लोग CrP क्रोमियम ऑक्साइड को भी यूज करेंगे और बना देंगे। KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को अगर आप यूज करते हैं तो अल्कोहल से डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, बेटर रिएजेंट फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल टू एल्डिहाइड इन गुड यील्ड इज प्रीडीनियम क्लोरोक्रोमेट, PCC को भी यूज करते हैं, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अल्कोहल को ना एल्डिहाइड बना देता है, बहुत ही अच्छा मात्रा में गुड यील्ड में बनाता है, इसीलिए बेस्ट है प्रिपरेशन के लिए। कम्प्लेक्स ऑफ क्रोमियम ट्राइऑक्साइड विथ प्रीडीन एंड HCl, यानी कि इसको PCC बोलते हैं। हम लोग अल्कोहल को जो है ना PCC के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं तो हम लोगों को यहाँ पे बेटर यील्ड में जो है ना एल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। सेकेंडरी जो अल्कोहल है दोस्तों, ये ऑक्सीडाइज होने के बाद जो है ना कीटोन देता है। सेकेंडरी अल्कोहल जो है ना क्रोमिक एनहाइड्राइड CrO3 के साथ अगर रिएक्शन करवाएंगे तो प्राइमरी अल्कोहल जो है ना एल्डिहाइड देता था, तो सेकेंडरी अल्कोहल जो है ना कीटोन देगा। दोस्तों टर्सरी अल्कोहल की अगर हम लोग बात करेंगे तो टर्सरी अल्कोहल डू नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन रिएक्शन, टर्सरी अल्कोहल ऑक्सीडेशन रिएक्शन में नहीं जाता है, ये आपको अंडर स्ट्रॉन्ग रिएक्शन कंडीशन, अगर हम लोग जबरदस्ती स्ट्रॉन्ग कंडीशन में रिएक्शन करवाएंगे तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ में ये अगर उसके साथ रिएक्शन करवाएंगे एंड एलिवेटेड टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पर रखेंगे तो यहाँ पे CC बॉन्ड टूटता है, टूटने के बाद मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेनिंग लेसर नंबर ऑफ कार्बन एटम फॉर्म, तो यहाँ पे टुकड़ा टुकड़ा में आपको कार्बोक्सिलिक एसिड का मिक्सचर मिल जाएगा। लेकिन ये नॉर्मल कंडीशन में टर्सरी अल्कोहल ऑक्सीडेशन नहीं करता है, जबरदस्ती ऑक्सीडेशन करवाएंगे हाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में और हाई टेम्परेचर पे, तब जाकर के टुकड़ा टुकड़ा आपको मिक्सचर कार्बोक्सिलिक एसिड को मिलता है। दोस्तों यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट बात करने वाले हैं, जब हम लोग कॉपर वेपर के साथ रिएक्शन करवाएंगे, वेपर ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी, व्हेन द वेपर ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल आर पास्ड ओवर हीटेड कॉपर, यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल का जो वेपर होगा, अगर हम लोग हीटेड कॉपर के साथ रिएक्शन करवाएंगे हाई टेम्परेचर पे, जैसे आपको 573 केल्विन टेम्परेचर पे, तो यहाँ पे डिहाइड्रोजिनेशन होता है दोस्तों, और डिहाइड्रोजिनेशन होने के बाद प्राइमरी सेकेंडरी जो है ना एल्डिहाइड और कीटोन दे देगा, इज फॉर्म व्हाइल टर्सरी अल्कोहल अंडरगो डिहाइड्रेशन, और टर्सरी अल्कोहल जो है ना डिहाइड्रेट कर जाएगा, पानी बाहर निकल जाएगा, पानी बाहर निकलने के बाद यहाँ पे हम लोग को जो है ना एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाता है, यहाँ पे हम लोग को मिलेगा एल्कीन। तो यहाँ पे याद रखना है दोस्तों, यहाँ पे क्या मिलेगा, एल्कीन मिलेगा टर्सरी के प्रेजेंस में, जब यहाँ पे टर्सरी रहेगा तो एल्कीन मिलता है, और जब हम लोग देखेंगे प्राइमरी अल्कोहल रहेगा तो एल्डिहाइड मिलता है, और सेकेंडरी रहेगा तो कीटोन मिलता है।
अगर हम लोग अल्कोहल को अल्कोहल को और हम लोग प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल को वेपर को हम लोग अगर कॉपर के साथ रिएक्शन करवाएंगे हाई टेम्परेचर पे हीटेड कॉपर के साथ में, तब जाकर के यहाँ पे प्राइमरी आपका जो है ना प्राइमरी अल्कोहल जो है आपको एल्डिहाइड दे देगा, सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन दे देगा, और अगर टर्सरी अल्कोहल है तो यहाँ पे डिहाइड्रेशन करने के बाद एल्कीन का फॉर्मेशन कर देता है दोस्तों।